नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बताते चले। एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई है। यौन उत्पीड़न और अनैतिक देह व्यापार की धाराएं बढ़ाई गई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई बताते चले। एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई है। यौन उत्पीड़न और अनैतिक देह व्यापार की धाराएं बढ़ा दी गई है। एसआईटी ने सबूत और गवाह होने का दावा किया है और सबूत विधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए हैं। एसआईटी ने रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा है और आरोपियों को सख्त सजा भी दिलाएंगे। पी रेणुका देवी का ये बयान सामने आया है। तो देखिए, अब इस पूरे मामले में 2 धाराएं और जुड़ गई हैं और अब पुलकित आर्या की कहीं न कहीं मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अधिक अपडेट के साथ न्यूज स्टेट संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ के उनका रुख करते हैं। अमित, देखिए, दो धाराएं जो है अब इस पूरे मामले में जुड़ गई है। पुलकित आर्या की मुश्किलें कितनी और बढ़ेगी, क्या कुछ जानकारी? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, लगातार देखा जा रहा है कि अंकिता हत्याकांड जो उत्तराखंड का है कि काफी प्रचर्चित कांड हो गया है। इसके बाद लगातार जो एसआईटी की टीम है वो विवेचना और सबूत जुटाने में लगी है और तरह तरह तरीके से अलग अलग अपने एंगलों से एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और लगातार एसआईटी को काफी सफलता भी हाथ लग रही है। चाहे वो वहाँ काम करने वाले पूर्व कर्मचारी हो या किसी भी तरीके के जो रिजॉर्ट और इस मामले से तथ्य है उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है। साथ में जो अब जो नया मामला सामने आया है, एसआईटी के जो हाथ सबूत लगे हैं उसके आधार पर जो आरोपी है, तीनों आरोपी, उनके ऊपर 354 ए धारा बढ़ाई गई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पुलकित जो आर्या है उसकी मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जितना लोगों का आक्रोश था इस मामले को लेकर, अब इनको जो सख्त सजा देने की एसआईटी भी कोशिश कर रही है। अमित, पुलकित आर्या की मुसीबतें अब कितनी बढ़ सकती है और एसआईटी ने सबूत और गवाह होने का दावा किया है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सबूत विधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी आपके पास है? एसआईटी के हाथ लगातार नए नए सबूत और नए नए जो गवाह जो हाथ लग रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और नए कुछ ऐसे तथ्य एसआईटी के हाथ लगे हैं जिससे 154 जो धारा बढ़ाई गई है आरोपियों के खिलाफ। इससे कहीं ना कहीं आरोपी लगातार धाराओं में उलझते जा रहे हैं और धाराएं बढ़ने के कारण लगातार जो आरोपियों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती ही जाएंगी और जो सजा के मुकद्दर तक यह पहुंचेंगे। और लगातार देखा जा रहा है कि एसआईटी की जो अध्यक्षता कर रही है डीआईजी पी रेणुका देवी, अपने आप में उनकी कार्यप्रणाली भी काफी जानी जाती है। अपने जिस कार्य को करती है वो काफी दृढ़ता से करती है। इस कारण देखा जा रहा है कि जो उनकी सदस्य टीम है वो लगातार इस मामले को लेकर छानबीन में लगी है। चलिए अमित, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। तो इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। एसआईटी ने आरोपियों के खिलाफ धाराएं बढ़ाई और कहीं न कहीं पुलकित आर्या की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और अगली बड़ी खबर भी आपको देहरादून से बताते चले। भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली पर सीएम धामी सख्त है। सीएम के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर देहरादून से, भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली पर सीएम धामी का सख्त रवैया और सीएम के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियां जो है वो एक्शन मोड में है। भर्ती परीक्षा में धांधली पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले आपको, 2016 में बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली पर एक्शन लिया गया है और आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल गिरफ्तार किए गए। वहीं पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरएस पोखरिया भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2016 के मामले में लंबे समय से ये जांच चल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की नीति और इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। सीएम के कड़े रुख के बाद जांच एजेंसियों का एक्शन दिख रहा है। आपको बताते चले, भर्ती परीक्षा के धांधली पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 गिरफ्तारियां की हैं। भर्ती परीक्षा में धांधली पर सीएम धामी सख्त। सीएम के कड़े रुख के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। यूके SSSC के पूर्व चेयरमैन समेत 3 गिरफ्तार। प्रदेश में भर्ती परीक्षा में धांधली को लेकर सीएम धामी के सख्त रुख के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। साल 2016 बीपीडीओ भर्ती परीक्षा में
धांधली को लेकर एसटीएफ ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए UKSSC के पूर्व चेयरमैन सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने पूर्व चेयरमैन RBS रावत, सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार किया है। BPDO भर्ती परीक्षा धांधली में 6 साल बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें सीएम धामी ने एक नई लकीर खींच दी है। सीएम ने एसटीएफ के इस कार्रवाई की सराहना की। साथ ही सीएम धामी ने कहा, युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर हम भविष्य की सभी भर्ती परीक्षाओं को स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से कराने हेतु प्रतिबद्ध हैं। भ्रष्टाचार के दीमक को जड़ से खत्म करने को लेकर हमारी सरकार कृत संकल्पित है। 2016 भर्ती परीक्षा धांधली की बात करें तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 6 मार्च 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी चयन परीक्षा करवाई गई थी और 30 मार्च 2016 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। परीक्षा में धांधली की शिकायत पर प्रदेश सरकार की तरफ से साल 2017 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था। फिलहाल सीएम धामी के सख्त निर्देश के बाद अब जांच एजेंसियां एक्शन में है और प्रदेश भर में एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज स्टेट। उत्तरकाशी से अगली खबर, UKSSC पेपर लीक का ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है। मुख्य आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। फिर से राजस्व विभाग ने 3 भवनों पर बुलडोजर चलाया है। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से, UKSSC पेपर लीक से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। वहीं ये तस्वीरें भी देखिए, मुख्य आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। राजस्व विभाग ने 3 भवनों पर बुलडोजर चलाया है। सरकारी जमीन पर भवन बनाने का आरोप लगा है और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। उत्तरकाशी में UKSSC पेपर लीक के मुख्य आरोपी हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर आज फिर से बुलडोजर चला है और आरोपी हाकम सिंह की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक भवन के ध्वस्तीकरण के बाद राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर बने हाकम सिंह के अन्य 3 भवनों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की है और अपर जिलाधिकारी तीर्थपाल के मुताबिक ये भवन सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। खाली करने के आदेश पहले से ही जारी किए गए थे और ये बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई तस्वीरें सामने आई है। तो जो अतिक्रमण के संबंध में हम लोग पहले ही हम रिपोर्ट कर चुके हैं आप लोगों को और अभी वर्तमान में वहाँ कार्रवाई चल रही है। जो अभी आज 3 के भवन है, एक भवन को तोड़ा जा चुका है और बाकी हमारी टीम वहाँ मौके पे है और वो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बताया जा रहा है मुझे कि अभी गाँव वालों को चल रहा है। और हमारे संवाददाता जगमोहन सिंह फोनलाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। जगमोहन, इस पूरे मामले पर फिर से कार्रवाई, फिर से बुलडोजर चला है, क्या कुछ जानकारी और क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से UKSSC के जो मुख्य आरोपी है हाकम सिंह और जिला पंचायत सदस्य भी हैं वो शांति वार्ड से, और उनकी जो सरकारी भूमि है उस पर जो जिला प्रशासन और वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आज उनके 3 भवनों को फिर ध्वस्तीकरण किया गया है। हालांकि इससे पहले जो उनका रिजॉर्ट था उसको भी ध्वस्तीकरण किया गया था प्रशासन द्वारा। लेकिन अहम सवाल अब उठता है, क्योंकि जब ये भवन बनाए गए उस समय वन विभाग कहाँ था, उस समय जो जिला प्रशासन था उस समय कहाँ था? क्योंकि जब ये भवन का निर्माण किया गया था तो ये गोविंद वन्य जीव विहार और रिजर्व फॉरेस्ट में आता, तो उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की वन विभाग ने? और जो अन्य जो सरकारी मशीनरी है, ये सरकारी जो अमला है, उस समय क्यों नहीं कार्रवाई करता? हालांकि अब क्यों जागा है प्रशासन? क्योंकि अब जब UKSSC का मामला उछला है उसके बाद कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के वो भी हाकम सिंह के पक्ष में खड़े हो रहे हैं वहाँ पे, और धरना प्रदर्शन और वो लोग वहाँ पे जो विरोध कर रहे हैं इन चीजों का कि अब क्यों तोड़ा जा रहा है, जब भवन बनाए गए हैं वहाँ पे सरकारी भूमि पर। और रिजर्व फॉरेस्ट एक अहम बात होती है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट में निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है। तो किसने ये भूमि पर निर्माण करने की उनको अनुमति दी और कौन अधिकारी थे, कौन कर्मचारी थे जिन्होंने इनको अनुमति दी? जब UKSSC का जब मामला आया तब जाके ये कार्रवाई हो रही है। सरकार कहीं ना कहीं अब अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, लेकिन उस समय कहाँ इनकी जिम्मेदारी थी जब ये भवन वहाँ पे बनाए गए, और कहाँ वन विभाग था? क्योंकि उन अधिकारियों की कार्रवाई होनी चाहिए
जो उस समय वहाँ पे थे और जिन्होंने इस निर्माण को होने दिया। अब जिला प्रशासन लगातार कह रहा है कि जब जो भी भूमि है अगर सरकारी है और वन विभाग के अंडर में है तो उनको जो हाकम सिंह ने कब्जाई है तो उस पर ध्वस्तीकरण उसको अपने अंडर में लेने की बात जरूर कर रही है, लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि उस समय ये अधिकारी कहाँ थे जब ये निर्माण होता है। वाकई जगमोहन, आपने बिल्कुल सही सवाल ये उठाए और ये सवाल भी लाजमी है। जरा ये बताइए, अब ये सवाल सामने आने के बाद क्या शासन प्रशासन की तरफ से कोई बयान आया है सामने, और आगे फिर इसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई और हो सकती है? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन का कहना है कि जो हाकम सिंह है उनकी भूमि की अभी भी वहाँ पे जो जांच हो रही है, कहाँ सरकारी भूमि है और कितनी भूमि सरकारी है, और जो इनका रिजोर्ट है उसको पहले ही ध्वस्तीकरण किया गया और जो 3 जो और इनके भवन थे उनको भी आज ध्वस्तीकरण किया गया है। हालांकि लोग हाकम सिंह के पक्ष में वहाँ पे खड़े हो रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि उसके भवनों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि प्रशासन ने पहले बनने ही क्यों दिया इन भवनों को। तो कहीं ना कहीं लोगों का आक्रोश जरूर वहाँ पे सामने आ रहा है, लेकिन अब ये अहम सवाल ये है कि प्रशासन और जो सरकार और जिला प्रशासन किस पर कार्रवाई करेगा। क्या उन अधिकारियों की भी कार्रवाई होगी जो जिन्होंने इस भवनों को बनने दिया और उस समय क्यों नहीं ये देखा गया। हालांकि अब जो हाकम सिंह रावत हैं वो जेल में बंद हैं और अब जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन लगातार उनकी भूमि की जो है नाप जो कर रहा है और आप देख रहे हैं कि कहाँ जो अवैध कब्जा हुआ है उस पर प्रशासन लगातार कह रहा है कि अब हम इस पर कार्रवाई करेंगे और उस भूमि का ध्वस्तीकरण करेंगे। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। लाभार्थियों की सहित 4 स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित भी किया। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले। रुद्रप्रयाग के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई योजनाओं का उन्होंने इस दौरान लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों सहित 4 स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित भी किया। और देखिए, ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। सीएम धामी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पर काम चल रहा है और कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का मैं सामान्य कार्यकर्ता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं और का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को सम्मानित भी किया, स्वयं सहायता समूहों को भी सम्मानित किया और कई कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए नजर आए। और साथ ही सीएम धामी का बयान भी सामने आया कि समान नागरिक संहिता पर काम तेज से चल रहा है और इसे लेकर लगातार सीएम धामी की नजर बनी हुई है। कई बार उनके इस समान नागरिकता संहिता पर को लेकर उनका बयान भी सामने आया है। मुझे भी चुनाव से ठीक 6 महीने पहले मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पार्टी में लंबा अनुभव था, काम करने का काफी कालखंड मैंने भी लगाया था। जो कुछ सीख सका था मैंने सीखने का प्रयास किया। पार्टी की नीति रीति पद्धति, पार्टी का जो भी आदेश होता था उस आदेश के अनुसार हमेशा काम करता था। अचानक मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि मुझे दायित्व दिया जाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी में कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हमको काम करते रहते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है। कई बार जो लोग वहां बैठे होते हैं वो लोग यहां बैठने लगते हैं और यहां बैठने वाले कब वहां आ जाएंगे यह भी किसी को पता नहीं चलता। मैं भी आप ही से सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जहां पार्टी का काम होता था वहां पार्टी भेज देती थी। उत्तराखंड इस दिशा में पहला राज्य होगा जहां पर देश के अंदर लंबे समय से उठने वाली आवाज, और हमने तो तर्क दिया चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को मैंने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपनी पार्टी का संकल्प रखा कि नई सरकार का गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। उसके पीछे हमारा तर्क था कि उत्तराखंड जहां देवभूमि है, उत्तराखंड जहां वीर भूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जहां हमारा गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है,
अनेकों देवों का स्थान है, या तो इस प्रदेश के अंदर रहने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और बात देहरादून की बड़ी खबर आपको बताते चले। पंचायत चुनाव पर सियासत तेज नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला। बताते चले आपको, करण माहरा ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पंचायत चुनाव पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। माहरा ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश सरकार पर यह बड़ा हमला और करण माहरा ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां पंचायत चुनाव पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का प्रदेश सरकार पर यह बड़ा हमला और ये बयान भी सामने आया है। करण माहरा ने सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया है। कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारे क्योंकि हमको पता है कि हम धन बल पे और प्रशासन जिस तरीके से उनकी मदद कर रहा, हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। और इसीलिए हमने 10 तारीख को हमारे लोगों के ऊपर 307 जैसे मुकदमे, हमारे लोगों के ऊपर तमाम किस्म के आरोप लगा के उनके मुकदमे दर्ज किए गए हैं हमारे कांग्रेस के लोगों के ऊपर। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां चुनाव को प्रभावित किया गया है। और उसके विरोध में हम 10 तारीख को हरिद्वार में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम धरना कर रहे हैं और वहां उपवास भी रखेंगे। घोषित कैसे करें? मैंडेट चाहिए। अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष का प्रत्याशी करना हो, जिस तरीके से धन बल बाहुबल के बल पर बीजेपी ने मैंडेट लेने की कोशिश की है और जिस तरीके से 3 या 4 केसेस मैं आपको गिना सकता हूं जिनमें पहले दूसरा प्रत्याशी जीता, रिकाउंटिंग में बीजेपी के लोगों को जिताया गया है। और खबर देहरादून से, चांदवारी गांव को 82 साल बाद मिली सौगात। मंत्री गणेश जोशी ने सड़क मार्ग का शिलान्यास किया है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जहां चांदवारी गांव को 82 साल बाद सौगात मिली है। मंत्री गणेश जोशी ने सड़क मार्ग का शिलान्यास किया, जिससे लोगों में भी काफी खुशी है। घखोड़ ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग का शिलान्यास करते हुए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है और ग्रामीणों ने मंत्री गणेश जोशी का आभार भी जताया है। तो 82 साल बाद अब चांदमारी गांव को एक बड़ी सौगात मिली है और इसे लेकर गांव के लोगों में भी काफी उत्साह है। मंत्री गणेश जोशी ने सड़क मार्ग का शिलान्यास किया है और इसके बाद जो लोगों में भी काफी उत्साह है। और घघोड़ ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग का शिलान्यास करते हुए ये तस्वीरें भी देखिए मंत्री गणेश जोशी की सामने आई है। ग्रामीणों ने भी मंत्री गणेश जोशी का आभार जताया है। खबर चंपावत से, टनकपुर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ और पहाड़ी से टूट कर बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरे, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई। चंपावत से खबर आपको बताते चले, चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से टूटकर बड़े बड़े पत्थर सड़क पर गिरते हुए नजर आए और स्वाला के पास बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आकर गिर गए। तस्वीरें भी देखिए निकलकर सामने आई है, डराने वाली तस्वीरें हैं। लोगों का आना जाना यहां से होता है और किस तरह से जो बड़े बड़े पत्थर है वो टूटकर सड़क पर गिर रहे हैं। जेसीबी और पोकलेन मशीन से मलबा हटाया जा रहा है। और टनकपुर से संवाददाता गिरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। गिरीश, देखिए तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े जो बोल्डर है, पत्थर है, वो सड़क पर टूटकर गिर रहे हैं। अभी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जैसा कि लगातार कल से बारिश हो रही है तो यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग 106 किलोमीटर और 100 किलोमीटर पर बाधित हो गया है, जिनको कि मलबा हटाने का यहाँ पर काम लगातार इस स्तर पर जारी है। वहीं अभी जिला प्रशासन ने रैन बसेरे में जो यात्री फंस गए हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पर की है और जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी सारे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने सभी अधिकारियों को जो खासकर आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं और एनएच में जो कार्य देख रहे हैं उनको अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। जी गिरीश, ये भी जानकारी दीजिए कि कब तक जो आवागमन है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कि मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। जी बताना चाहेंगे, यहाँ पर 106 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला आमोरी, जहाँ पर भारी भूस्खलन लगातार हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और मलबा भी हटाया जा रहा है, लेकिन पहाड़ी से फिर मलबा आ जा रहा है। अभी क्योंकि रात में वैसे भी पहाड़ में आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित रहती है
खासकर बरसात के दिनों में यहाँ चंपौद टनकपुर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर स्वाला और धौनामोड़ी के पास डेंजर जोन बने हुए हैं। यहाँ पर निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है। जिलाधिकारी का कहना है कि जैसे ही मौसम खुलता है और मशीनें वहाँ पर लगी हुई है, पोकलैंड मशीनें लगी हुई है, तो मलबा शीघ्र हटा लिया जाएगा। जी चलिए, यानी कि थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये मलबा हटा लिया जाएगा। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश। खबर चमोली से, बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बताते चले, जहां लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब पहुंचे श्रद्धालु बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जहां किस तरह से भारी बारिश की वजह से जो बड़े बड़े बोल्डर है वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं, और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से बर्फबारी हो रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। तो वही जो हेमकुंड साहिब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। चमोली जिले में लगातार हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं सिखों के मशहूर धाम हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने से चारों तरफ सफेद चादर सी नजर आ रही है। हेमकुंड साहिब पहुंचे श्रद्धालु भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, तो वहीं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। खबर चंपावत से, भारी बारिश से 7 भवनों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है और चंपावत टनकपुर एनएच में स्वाला के पास हो रहा है भूस्खलन। तो चंपावत से ये बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां भारी बारिश से 7 भवनों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है और चंपावत टनकपुर एनएच में स्वाला के पास लगातार भूस्खलन हो रहा है। जिले में ग्रामीण अंचल की 7 सड़कें भी बंद कर दी गई है और लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। चंपावत में भारी बारिश से 7 भवनों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है और जिले में ग्रामीण अंचल की 7 सड़कें बंद कर दी गई है। तो लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ रही है। वहीं चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्वाला के पास भूस्खलन हो रहा है और जिले में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि किसी भी तरह की प्राकृतिक घटना से निपटने के लिए तैयार रहें। तो देखिए किस तरह से लगातार बारिश हो रही है और किस तरह से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े बड़े पत्थर, सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं और किस तरह से जेसीबी के जरिए लगातार मलबा को हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो वही प्रशासन भी जरूरी दिशा निर्देश विभागों को देते हुए भी नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने भी सभी विभागों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि किसी भी तरह की प्राकृतिक घटना से निपटने के लिए तैयार रहे। खबर बागेश्वर से, जहां जिले में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और तापमान भी लुढ़क गया है। जिले के घाटी वाले इलाके में बारिश का सिलसिला जारी है। उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। तो खराब मौसम के चलते डीएम रीना जोशी ने 8 अक्टूबर को जिले के 1 से 12 अक्टूबर तक सरकारी निजी आंगनबाड़ी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी है। देखिए लगातार भारी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बागेश्वर से यह खबर, 2 दिनों से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है और लोगों की भी मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में बढ़ते आगे और खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई। भूकंप के झटके महसूस किए गए और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई है। हालांकि इससे कोई नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको देते चले। भूकंप के झटके महसूस किए गए और तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई है। किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है।
राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में ब्लड बैंक से प्लेटलेट गायब हो गया। सीएम हेल्पलाइन तक मामला पहुंचने से कॉलेज में हड़कंप मच गया, जिसके बाद से दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष स्याना ने पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जांच अधिकारी डॉक्टर एनएस खन्नी ने कहा कि पूरे मामले की जांच हो रही है। ऋषिकेश एम्स के एक्सपर्ट को जांच अधिकारी बनाया गया है, जिसमें जो दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम भी गठित की गई है। देखिए, एक जांच कमेटी बनाई गई है। हमें साहब की तरफ से हम लोगों को आदेश हुआ है। 4 लोगों की एक कमेटी है, जिसमें एक ट्रांसफ्यूजन के एक्सपर्ट भी इसके एक्सपर्ट मेंबर है। हमारी टीम के द्वारा 6 तारीख को ब्लड बैंक में खुद जाकर वहाँ के इंस्पेक्शन और जो भी उनकी रिपोर्ट्स वगैरह हम लोगों ने बयान वगैरह दर्ज करे हैं। अभी वो प्रोसेस पे है। जब इसकी जांच की जो पूरी रिपोर्ट आएगी तो हमारी टीम जो है हेयर अथॉरिटी को इसको सबमिट करेगी, तभी इसके बारे में बोला जाना उचित है। इधर उत्तरकाशी से आपको खबर बताते चले, भागीरथी नदी में युवक ने छलांग लगाई और युवक दुर्गेश की तलाश में फिलहाल एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां भागीरथी नदी में एक युवक ने छलांग लगा दी है और युवक की तलाश फिलहाल एनडीआरएफ की टीम कर रही है। युवक का नाम दुर्गेश बताया जा रहा है। देखिए, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है और 11 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है। 2 लोगों की आपदा प्रबंधन की टीम भी तलाश में लगी हुई है। 2 पुलिसकर्मी की टीम भी युवक की खोजबीन में लगी हुई है। तो युवक दुर्गेश की तलाश में लगातार एनडीआरएफ की टीम, 11 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम तलाश कर रही है। खबर देहरादून से, प्रीतम सिंह पर करण माहरा ने पलटवार किया है और पंचायत चुनाव की 3 बैठकों में नहीं आए प्रीतम सिंह। करण का ये बयान सामने आया है। निमंत्रण के बाद प्रत्याशी चयन बैठक में शामिल नहीं हुए। हरिद्वार चुनाव प्रभारी के खिलाफ बयानबाजी ठीक नहीं, माहरा ने ये कहा है। बताते चले आपको देहरादून से ये खबर, जहां प्रीतम सिंह पर करण माहरा का ये पलटवार सामने आया है। राज्य का चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद प्रभारी जी 3 बार आए। तीनों बैठकों में उक्त नेताजी नहीं आए। दिल्ली में जिन हरिद्वार चुनाव के टिकटों की अंतिम मोहर लग रही थी, उस दिन मैं स्वयं उनको अशोका होटल में निमंत्रण देने गया, वो नहीं आया। तो उनका ये बयान मेरे समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि प्रभारी केवल टिकट वितरण और इत्यादि में कर सकता है, प्रचार में आने का आज तक कभी रहा नहीं। और जो लोग आरोप लगा रहे, वो जाने वो किस नियत से आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रभारी हमारे प्रदेश का चुनाव हारने के बाद 3 बार प्रदेश में आ चुके हैं, दिल्ली बैठक लग चुके हैं। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।